आज है हमारी 90 डेज सीरीज का 7th डे और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, फिजिकल एंड केमिकल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। तो मैटर को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है हमारा प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस को दो और सब कैटेगरीज में बांटा जाता है, एलिमेंट और कंपाउंड में। फिर एलिमेंट को तीन सब कैटेगरीज में बांटा जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। क्या होते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, इन तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है। इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करूं तो होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये मैटर के टाइप्स होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक्स के बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि कौन कौन से जो सब्सटेंसेस होते हैं या एलिमेंट होते हैं वो मेटल कहलाते हैं, कौन से नॉन मेटल कहलाते हैं और कौन से मेटेलॉइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो रेड कलर से दिख रहे हैं आपको सारे कंपाउंड, ये देखिए, ये सब होते हैं मेटेलॉइड्स। और जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं वो सारे पीरियोडिक टेबल में क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स। क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स। और जो पीले कलर से कंपाउंड दिख रहे हैं वो सारे कहलाते हैं आपके मेटेलॉइड्स। एक पीरियोडिक टेबल में 90 से ज्यादा मेटल्स होते हैं, 22 से ज्यादा नॉन मेटल्स होते हैं और बाकी के बचे हुए जो भी है वो सब क्या कहलाते हैं? मेटेलॉइड्स। 90 मेटल्स, 22 नॉन मेटल्स और बाकी के बचे हुए जितने भी 118 एलिमेंट्स में से बचते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? मेटेलॉइड्स। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जिसका नाम है मेटल्स। तो एनी ऑफ अ क्लास ऑफ सब्सटेंस characterized by high electrical and thermal conductivity as well as by malleability, ductility and high reflectability of light। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस होती हो, थर्मल कंडक्टिविटी शो कर रहा हो, उसकी प्रॉपर्टी में मेलेबिलिटी आती हो, डक्टिलिटी आती हो या वो लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पा रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? मेटल। फिर यहां पर नॉन मेटल्स, तो ऐसा नॉन मेटल्स आर दोस विच लेक ऑल द मेटेलिक एट्रीब्यूट्स। अब अभी हमने बात की थी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हो, थर्मल कंडक्टिविटी शो कर रहे होते हो, मेलेबल हो, डक्टाइल हो और साथ में लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाते हो। पर जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें उसके अपोजिट प्रॉपर्टीज होती है, मतलब उनके पास में मेटल्स के कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। ये बहुत अच्छे इंसुलेटर माने जाते हैं, वो कंडक्टर होते हैं। तो ये क्या करते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। ये विद्युत के परिवहक जो कंडक्टेंस होता है उसको रोकने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इंसुलेटर। दे आर मोस्टली गैसेस एंड समटाइम्स लिक्विड। ये हमेशा क्या होते हैं? या तो गैसेस फॉर्म में होती है या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सम ऑफ देम आर इवन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर लाइक कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। उनके एग्जाम्पल यहां पर दिए हुए हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा कार्बन, जो कोल होता है, कोयला। फिर आता है सल्फर, एक पाउडर के फॉर्म में मिलता है। रेड फॉस्फोरस, ये हमारे रूम टेम्परेचर पर भी क्या हो सकते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। पर बाकी के जितने भी हो वो या तो गैस के फॉर्म में होते हैं या लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। फिर बात करते हैं आगे इनकी प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस की। तो अपीयरेंस की बात करें तो मेटल में लस्टर होता है, मतलब चमकीलापन होता है। फिर इनकी जो सरफेस होती है वो पॉलिशेबल होती है, उसके ऊपर पॉलिश की जा सकती है। ये इनके ऊपर कोई भी सरफेस लस्टर नहीं पाया जाता, पूरी सरफेस डल होती है या पाउडर के फॉर्म में पाई जाती है। इनकी जो सरफेस होती है उन पर क्या नहीं किया जा सकता? पॉलिश नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक्सेप्शन के तौर पर कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है, ग्रेफाइट, फिर हमारा जो आयोडीन होता है वो ये लस्टर शो करते हैं। डायमंड भी है एक जो नॉन मेटल कैटेगरी में नहीं आता है, वो कार्बन का ही एलोट्रॉप होता है, वो भी लस्ट प्रॉपर्टी शो करता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप है जो लस्ट प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये एक्सेप्शन है दोनों, आयोडीन और ग्रेफाइट। फिर बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो फिजिकल स्टेट जनरली ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर।
सिर्फ एक को छोड़ दिया जाए तो वो है मरकरी। अगर मैं मरकरी की बात करूं तो मरकरी ही एक ऐसा कंपाउंड है जो सिर्फ रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, या हाथ में ले लूं तो भी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। नॉन मेटल्स की बात करूं तो ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं या गैसेस या लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल या एक्सेप्शन है, वो है डायमंड, जो बहुत ज्यादा हार्ड सॉलिड होता है, और ब्रोमीन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। फिर बात करते हैं डेंसिटी की, तो इसमें डेंसिटी हाई होती है, इसकी डेंसिटी लो होती है, क्योंकि ये तो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं या पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, सिर्फ दो को छोड़ दिया जाए तो सोडियम और पोटेशियम को। दो एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम पानी में डालते ही रूम टेम्परेचर पर जैसे ही आएंगे वैसे ही आग पकड़ लेते हैं और वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं या बॉयल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज्यादा लो होता है, सिर्फ दो को एक्सेप्शन मान सकते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, जो कि कार्बन के ही एलोट्रॉप होते हैं। फिर बात करते हैं मैलेबिलिटी की, तो मैलेबिलिटी एक तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसमें वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और डक्टिलिटी एक तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसको गर्म कर कर किसी भी फॉर्म में बदला जा सकता है। तो मेटल में मैलेबल भी होते हैं और मेटल डक्टाइल भी होते हैं, उनको किसी भी फॉर्म में बदला जा सकता है और एक वायर के रूप में भी बदला जा सकता है। एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, बहुत सारे वायर आपने देखे होंगे। पर सॉलिड ये ब्रिटल होते हैं, अगर इनको ठोक दिया जाए एक बार तो ये टूटकर बिखरने लगेंगे, इनके बीच में दरार पड़ने लगेगी। फिर बात करते हैं हीट कंडक्टिविटी की, तो जो मेटल होता है, जैसे हमारा आयरन मेटल होता है, तो वो एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, इसलिए हम घरों में खाना उस पर बना पाते हैं। जो तवा होता है, हमारा पेन होता है, उस पर हम खाना बना सकते हैं। फिर आता है इसमें ये बेड कंडक्टर होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ दिया जाए तो डायमंड। जो नॉन मेटल होते हैं वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, पर जो डायमंड होता है वो कार्बन का एलोट्रॉप होता है, पर वो हीट का अच्छा कंडक्टर माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये अच्छे कंडक्टर होते हैं मेटल्स, और ये बेड कंडक्टर होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ दिया जाए तो जो कार्बन का ही एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट, वो एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, जो हमारी पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है। सोनरिटी एक ऐसा फिनोमिना होता है या एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें मेटल को अगर हम ठोकते हैं तो उससे साउंड क्रिएट होता है, एक तरह की वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो उसे सोनोरिटी कहा जाता है। तो सोनरिटी जो होता है वो मेटल शो करते हैं या सोनरस प्रॉपर्टीज मेटल शो करते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो ये नॉन सोनरस होते हैं, बस अगर एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पर आयोडीन जो होते हैं वो एक तरह से सोनरस प्रॉपर्टी कुछ मात्रा या कुछ हद तक शोकेस करता है, राइट। तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज हो गई। फिर आगे बात करते हैं हमारी इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में जो मेटल परफॉर्म करता है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है यहाँ पर वो है मेटल और सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है ये। तो मेटल और जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, दूसरे कंपाउंड को रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पर जिंक दिया हुआ है, जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में जब रिएक्शन होता है तो कॉपर को वो बाहर कर देता है जिंक, क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है और एक नया कंपाउंड बना लेता है जिसे कहा जाता है जिंक सल्फेट। क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट। सेम चीज हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी देखी थी फर्स्ट चैप्टर में, जहां एक हाईली रिएक्टिव एटम नॉन रिएक्टिव एटम को उसकी जगह से क्या कर देता है, या लो रिएक्टिव एटम को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। तो मेटल भी ऐसी ही एक रिएक्शन शोकेस करता है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आता है यहां पर मेटल की जो रिएक्शन है वो एयर के साथ। When metals react with oxygen in air, they form metal oxide. The speed of the reaction depends on the reactivity of the metal. तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेटल की जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है वहां पर वो एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन एयर
और जो मेटल होता है उसकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। मेटल जितना ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, जल्दी रिएक्ट कर इस रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। जिसमें सबसे पहला नाम आता है पोटेशियम, जो कि बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है। विद इन 2 to 3 सेकेंड वो क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। फिर दूसरा होता है सोडियम, फिर आता है लिथियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है कॉपर। इस तरह से रिएक्टिविटी पर डिपेंड करती है एयर के साथ रिएक्शन मेटल की। अगर मेटल बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है तो विद इन सेकेंड क्या कर लेगा, वो रिएक्ट कर एक नया कंपाउंड बना लेगा, जिसे हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड। फिर बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट कंपाउंड की। तो रिएक्शन ऑफ मेटल में ऑक्सीजन की कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि यहां पर कॉपर और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो नया कंपाउंड बनता है कॉपर ऑक्साइड। दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नया कंपाउंड बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तीसरा यहां पर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक नया कंपाउंड बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कुछ एग्जांपल्स है एयर के साथ मेटल की रिएक्शन के। यहां पर जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग होती है। तो यहां जो पोटेशियम और सोडियम है, जो पोटेशियम और सोडियम है, ये बहुत जल्दी विग्रस, बहुत ही फास्ट तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। इसलिए ये क्वेश्चन बनता है कि सोडियम को क्यों केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। एमपी बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। फिर आता है यहां पर जब ये दूसरे सब्सटेंसेस जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड से रिएक्ट करते हैं तो ये किस तरह की रिएक्शन करते हैं, कुछ स्लो रिएक्शन करते हैं, क्योंकि जिंक और उसके ऊपर एक तरह का लेयर बनी होती है जो उसको ऑक्सीडेशन से रोकती है, जिसकी वजह से जो जिंक और लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम होते हैं ये स्लो रिएक्शन करते हैं। इनके ऊपर ऑक्साइड बनते तो हैं पर बहुत स्लो बनते हैं। ये जब हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन जलता नहीं है पर आयरन फिलिंग जलती है। तो आयरन जब हम बड़े लेवल पर आयरन लेते हैं तो वो पिघलता है, वो जलता नहीं है। पर आयरन फिलिंग जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जैसे ही हम उसको आग में डालते हैं वो बहुत तेजी से जलते हैं। यहां पर कॉपर भी नहीं जलता है, पर कॉपर को जब हम ब्लैक कॉपर के साथ या कॉपर ऑक्साइड के साथ बना लेते हैं, या एक नया ब्लैक कॉपर ऑक्साइड होता है वो बन जाता है, तो वो भी जलने लगता है। फिर Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो हमारा जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए जो फ्री फॉर्म में पाई जाती है या एनवायरनमेंट में फ्री फॉर्म में पाई जाती है। ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेटल्स है जो एनवायरनमेंट में बिना किसी रिएक्शन के पाई जाती है, तो जिसे फ्री मेटल भी कहते हैं, तो वो होती है हमारी गोल्ड एंड सिल्वर। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पिछले साल भी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है आसानी से, तो वो होगा हमारा गोल्ड एंड सिल्वर। फिर बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की, उसे कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड as well as bases to produce salts and water are called amphoteric oxide। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, या ऐसे ऑक्साइड जो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, तो वो क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में ही वाटर। वहीं पर वही एल्यूमिनियम क्लोराइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है हमारा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में ही बनाता है वाटर, जो कि सॉल्ट एंड वाटर होते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। जब वो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। जैसे अगर मैं यहां पर देख लूं, MgO बनाएगा, क्या बनाएगा, MgO
MgO एक नया कंपाउंड बनाएगा। Mg अगर मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो MgO और साथ में ही एक नया कंपाउंड रिलीज करेगा, कौन सा, वाटर के फॉर्म में। और फिर वो मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अगर ये मेटल ऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नया कंपाउंड MgOH और यहां पर 2। तो ये जो नया कंपाउंड बनाएगा ये वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाएगा, जब मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड किसके साथ, सॉरी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो नया कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड। फिर बात करते हैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स की। तो यहां पर पहला एग्जांपल अगर बात की जाए या रिएक्टिविटी की बात की जाए तो यहां पहले हम ये देख लेते हैं। तो रिएक्ट जो हमारे कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम, आयरन सिर्फ स्टीम के साथ ही, यानी कि भाप के साथ ही रिएक्ट करते हैं। फिर आता है हमारा जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं, और इसमें से लेड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर पानी के साथ में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू देयर सरफेस। और ये जो यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये बबल्स के रूप में किसके ऊपर फ्लोट करेंगे, वाटर के ऊपर, क्योंकि उस पर H2 क्या होता है, चिपक जाता है। फिर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NaOH, जो कि एक बेस है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा और हीट भी, क्योंकि जब भी आप सोडियम को रिएक्ट कराते हो तो वो क्या करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, इसलिए वो हीट भी रिलीज करेगा और हाइड्रोजन गैस भी। और कैल्शियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। फिर मैग्नीशियम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था, तो यहां पर ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। फिर एल्यूमिनियम को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन। और आयरन को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आयरन बनाएगा नया कंपाउंड Fe3O4+4 हाइड्रोजन, जो रस्ट का एक फॉर्म होता है। फिर आगे बात करते हैं तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो कोई भी मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इसमें अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इनके साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे हमारा कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब आयरन को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो बनाता है FeCl2, यानी कि आयरन क्लोराइड, और साथ में ही रिलीज करता है हाइड्रोजन। मैग्नीशियम को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन को रिलीज करता है। जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता है तो वो बनता है जिंक क्लोराइड और साथ में ही हाइड्रोजन को रिलीज करता है बाहर। फिर नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का वो है उनकी रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स की, ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीट फील्ड सबैलेंस सेल। अब यहाँ पर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट क्यों करता है कोई भी मेटल, वो रिएक्ट करता है अपनी बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। अगर उसकी बैलेंसी इनकम्प्लीट है तो वो क्या करेगा, किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसकी बैलेंसी फुलफिल हो जाए। फिर एटम्स ऑफ द मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर बैलेंस सेल टू फॉर्म केटायन। एटम ऑफ द नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल टू फॉर्म एनायन। जब भी एक मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, अपने पास से एटम को डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर सोडियम है, उसने अपना एक एटम डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर क्या आ गया, केटायन, यानी कि धनात्मक, धनायन।
या पॉजिटिव चार्ज, और उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। वहीं पर जो क्लोरीन है वो एक नॉन मेटल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। फिर इस रिएक्शन को हम कहते हैं, यहां पर जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड क्या कहलाता है, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि यहां पर आयंस आ जाते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलेंगे तो सोडियम हो जाएगा मेटेलिक कंपाउंड और जो क्लोरीन होगा वो होगा नॉन मेटल, और इन दोनों के मिलने से जो नया कंपाउंड बनेगा उसे कहा जाता है आयनिक कंपाउंड। इस तरह से हमारे आज के टॉपिक्स यहीं पर खत्म होते हैं। मिलते हैं आपसे 8th लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो या लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।